Hi all, my name is Avnish Tiwari, and today I want to welcome all of you to have a participation over the discussion over recent judgment by the Honorable Supreme Court of India, and that judgment is generally known as the electoral bond case. आपने सुना होगा कि हमारे देश भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है और बहुत ही अहम जजमेंट है वो, और उसको हम लोग जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड केस के नाम से। तो एक्चुअली सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उस केस के बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, तो जजमेंट को भी समझना आसान हो जाएगा और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके जो इम्पैक्ट्स होने वाले हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, उसके बारे में भी हम लोग समझ पाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं। वो ये है कि रिसेंटली मतलब कि 2018 में 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला जिसका नाम है ईबीएस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं ईबीएस सिस्टम। और ईबीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों निकाला है, उसका टारगेट क्या था, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या थे। तो भले ही हम लोग ये कह दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईबीएस निकाला है, लेकिन ईबीएस को लॉन्च करने का जो तरीका है वो ये था कि हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है द फिनांस एक्ट 2017। द फिनांस एक्ट 2017 2017 का ये एक्ट है। तो 2017 के इस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उस अमेंडमेंट के जरिए बाकी कई लॉज में भी इंपैक्ट डाला गया है। जैसे कि हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, लेकिन उसका असर पड़ रहा है आरबीआई एक्ट के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर, उसका असर पड़ रहा है कंपनीज एक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि हमने लॉन्च किया है जो ईबीएस, वो एक्चुअली उसका जो दरवाजा है, उसका जो गेटवे है, वो है फिनांस एक्ट 2017। मतलब कि ये सारे चेंजेस, ये सारे परिवर्तन लाए जा रहे हैं, लेकिन जो रास्ता अपनाया गया है, जो तरीका अपनाया गया है, वो तरीका है द फाइनेंस एक्ट 2017 का। तो उसको अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि आरबीआई एक्ट के अंदर, ध्यान देने की बात यहां पे है कि अमेंडमेंट हो रहा है 17 वाले एक्ट का, लेकिन उसका इंपैक्ट जा रहा है आरबीआई एक्ट के ऊपर। इसका जो अमेंडमेंट हुआ है उसका असर गया है किसके ऊपर, आरबीआई एक्ट के ऊपर, आरबीआई एक्ट 1934 के ऊपर। और हुआ क्या वहां पे, आरबीआई एक्ट के अंदर एक सेक्शन हुआ करता है पहले से ही, सेक्शन 31। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 है पहले से। तो आरबीआई के सेक्शन 31 के जरिए आरबीआई को खुद या सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है। कौन कौन अथॉराइज है यहां पे, सेक्शन 31 के जरिए जो लोग अथॉराइज्ड हैं, बताऊंगा किस काम के लिए, वो है आरबीआई एक तरफ और दूसरे तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों लोगों को अथॉरिटी दी गई है। काम क्या करना है कि ये दोनों अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं, बॉन्ड को इश्यू कर सकती हैं, उनकी मेकिंग कर सकती हैं, उनको ड्रॉ कर सकती हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकती हैं, एटसेट्रा। मतलब कि कोई बॉन्ड, बियरर्स बॉन्ड अगर बनाना हो तो इन दोनों के पास अथॉरिटी थी। अगर उसको एक्सेप्ट करने की बात हो या उनको ड्रॉ करने की बात हो, ये सारी अथॉरिटीज इनके पास हुआ करती थी। किसके जरिए, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 के जरिए। इतना आपको क्लैरिटी आ चुका दिमाग में। अब इसके आगे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि 2017 वाले एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है और 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो लॉन्च किया गया है, वो उसका असर आया है इसी सेक्शन के ऊपर। इसके अंदर सेक्शन 31 का क्लॉज 3 एक ऐड किया गया है
आरबीआई एक्ट के अंदर, जिसके अंदर एक अथॉरिटी दी गई है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दी गई है? अब इस नए प्रोविजन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंडिया के किसी शेड्यूल्ड बैंक को, ध्यान देना यहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ चुकी है क्या करने के लिए, कि किसी शेड्यूल्ड बैंक को अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको अथराइज कर सकती है। क्या करने के लिए? जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको इश्यू करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो जिस शेड्यूल्ड बैंक को चाहेगी उसको इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करने की अथॉरिटी दे सकती है, सिंपल। और वैसे अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह अथॉरिटी दे भी दी है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक पावर है जो फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू होते हुए आरबीआई के थ्रू होते हुए कहां पहुंच गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक चेन बन रहा है, उसको आपको माइंड में रखना होगा। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? फैक्चुअली अमेंडमेंट हुआ फाइनेंस एक्ट का, उसके अंदर चेंजेस किए गए और उन चेंजेस का असर आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 पे पड़ा और उस अमेंडमेंट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी मिल गई है कि वो शेड्यूल्ड बैंक को अगर चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करने के लिए ऑथराइज कर सकती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब इतनी बात आपको समझ आ गई है फिलहाल, और आगे बढ़ते हैं। अब समझने की बात है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? ईबी क्या है? ईडी नहीं है, ईबी है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? एक तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है ये। और इंस्ट्रूमेंट का करना क्या है? इंस्ट्रूमेंट बोले तो ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट कह लो इसको, या इसको बॉन्ड कह लो। मतलब कि इसके जरिए मनी का ट्रांजैक्शन इजीली हो सकता है, इसके जरिए मनी का ट्रांजैक्शन इजीली हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ा होगा तो आप लोगों को नोट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी और उसके मदद से इसको और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। हालांकि अभी हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमारा टारगेट यही है कि थोड़ा बहुत आइडिया ले लें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? एक नोट है, एक प्रॉमिसरी नोट की तरह काम करता है। और ये इश्यू कौन करता है? जैसा कि जस्ट पहले आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को ऑथराइज कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करने के लिए। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज किया हुआ किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। क्या करने के लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करने के लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड की खासियत ये है कि एक तरीके का ये प्रॉमिसरी नोट है और एक तरह का ये बियरर्स बॉन्ड है ये। अब देखिए जो टर्म्स आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, तो आप घर बैठ के थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं इसको समझने के लिए। तो ये बियरर्स बॉन्ड है ये। ठीक है, इसकी एक खासियत ये है। दूसरी खासियत ये है कि जो भी आदमी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि परचेजर का नाम इस पे नहीं लिखा रहता है। इट डज नॉट कैरी द नेम ऑफ द परचेजर। इसकी खास बात यही है और सारे प्रॉब्लम का जड़ यही है। इट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द परचेजर। तो अब सवाल उठता है कि चलो एसबीआई तो इसको इश्यू कर देगा, कोई बात नहीं है, मैं भी चाहूं तो इसको मैं खरीद सकता हूं एसबीआई से जाके। अगर आप एक कंपनी है तो आप भी खरीद सकते हैं। मतलब कि कंपनी हो चाहे कोई फर्म हो चाहे एसोसिएशन हो, तो ये जो एंटिटीज हैं अगर ये चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और आपका नाम भी नहीं उसके ऊपर होगा कि किसने खरीदा, क्यों खरीदा, नथिंग। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मान लो कि ये बॉन्ड तो हम लोगों ने जनरेट करवा दिया, लेकिन बॉन्ड का करना क्या है? अगर कोई इंसान इस बॉन्ड को खरीदता भी है तो करना क्या है इसका? तो जो प्रॉब्लम आए हैं इसकी वजह से वो ये है कि जो कॉरपोरेट डोनेशंस हैं, कॉरपोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं, बात समझना ध्यान से, कॉरपोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस या कॉरपोरेट डोनेशंस जो दिए जाते हैं
पॉलिटिकल पार्टीज को, बात वहां पे आकर अटक गई है, क्योंकि ये सारी बातें वहीं पे जाके कनेक्टेड हो रही हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि जितनी बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो कंपनियां हैं, वो करते क्या है, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये बॉन्ड्स खरीदे, और उनका नाम तो है ही नहीं उसके ऊपर। और ये लोग करेंगे क्या, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जाके जमा कर देंगे किसके नाम में, पॉलिटिकल पार्टीज का बैंक अकाउंट होगा, उस अकाउंट में ये बॉन्ड्स जमा हो जाएंगे, और वहां पे वो उसके बदले पैसा उन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अल्टीमेटली कहां जाना है ये बॉन्ड, बॉन्ड bonds have been generally purchased by corporate houses, and all those corporate houses have transferred these electoral bonds into the bank accounts of different political parties। मतलब कि बॉन्ड आ गया कहां पे अल्टीमेटली, बॉन्ड विल बी, ये बॉन्ड लिखा है मैंने, बॉन्ड विल बी डिपॉजिटेड, ये अल्टीमेटली कहां जाना है, डिपॉजिटेड इन द अकाउंट्स, बैंक अकाउंट में जाएगा, अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। इस चेन को और इस लिंक को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको बात समझ में आएगी। तो ये बॉन्ड खरीदा चुका है, और ये बियरर्स बॉन्ड है, जिसके हाथ में है उसी का है, और जो भी आदमी इसको परचेज करेगा उसका नाम उसके ऊपर नहीं रहेगा। दूसरी बात कि इस बॉन्ड को इंसान लेके जाएगा जिसने खरीदा है, वो कहां जमा करेगा इसको, पॉलिटिकल पार्टीज के बैंक अकाउंट में ये डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और उसके बदले पॉलिटिकल पार्टीज के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इस बॉन्ड के जरिए। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि एलिजिबिलिटी भी यहां पे जरूरी है, किसकी, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया दे दूं कि जैसे मान लो कि प्रीवियस जनरल इलेक्शन के अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 1% वोट आया हो टोटल वोट के, तो वो पार्टी एलिजिबल है। तो ऐसे कई क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अच्छा ये पैरामीटर्स अगर फुलफिल करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मतलब कि ये बॉन्ड जनरेट किया गया कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथराइज किया एसबीआई को, एसबीआई ने बेचना शुरू किया और कंपनीज ने खरीदना शुरू किया। खरीदने वाले का नाम नहीं रहेगा, ये कंपनीज ये बॉन्ड लेकर चली गई बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए, और बैंक अकाउंट किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का है। और वो कौन सी पार्टीज हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स तय किए उसके हिसाब से, और इस बॉन्ड के जरिए उनके अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, अब ये सवाल है कि क्या इन चीजों की वजह से ये जो चेन बनाया गया है, तो इसकी वजह से जो हमारे कंट्री का इलेक्टोरल प्रोसेस है, क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। आपको सभी को मालूम है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का एक केस भी है, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हमारी कंट्री के अंदर, दैट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, तो हमें अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल रखना होगा। अगर हमारा सिस्टम इस पूरे मशीनरी को अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से, अगर जस्ट तरीके से, अगर फेयर तरीके से नहीं चला पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर एक बिग डेंट लग जाएगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टेंट लग सकता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक दाग लग सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी बात मालूम है कि हमारे संविधान का गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिट पिटीशन फाइल किया गया है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, कि ये जो भी चेंजेस किए गए हैं, जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, और उसका जो इम्पैक्ट आया है वेरियस एक्ट्स के अंदर, ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अल्टीमेटली जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और
सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास मालूम है कि हम लोग रिट पिटीशन फाइल करते हैं आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो वैसे ही आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन फाइल किया गया है और उसमें ये उसमें प्लीडिंग की गई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो फाइनेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया है दैट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो सारी बातें हो रखी हैं उसकी वजह से ये सारे जो चेंजेस अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा हुए हैं all of those things are unconstitutional. That is the pleading in the writ petition under article 32. अब सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस क्या है इन बातों के ऊपर उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक एक अंडरस्टैंडिंग है कॉर्पोरेट हाउसेस और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, एक लिंक है, एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन को ही समझना और उसको वीक करना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कि इसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक और खास बात थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, इलेक्टोरल बॉन्ड का अमाउंट पता नहीं है, उसका अपर लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा चाहें, चाहे वो कितना हो, करोड़ लाख क्यों ना हो, उतने पैसे का आप बॉन्ड खरीद सकते हैं और उसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। तो सवाल ये भी है कि मान लो कि अगर मैं ही एक कॉर्पोरेट हाउस हूं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं 50 करोड़ रुपए देना चाहता हूं, तो क्या 50 करोड़ रुपए मैं यूं ही दे दूंगा उसको, या मुझे भी उसके बदले कुछ फायदा होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो अगर कॉर्पोरेट हाउसेस पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से हेल्प करना जा रही हैं, चाह रही हैं और कर भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज और उन कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। और वैसे अंडरस्टैंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो थोड़ा सा निगेटिवली फ्लेवर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है क्विड प्रो को। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट हाउसेस पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे ही डोनेशन देंगी, इसका मतलब कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ समझदारी है, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, उस जिसका नाम है क्विड प्रो को। लगे तुम मेरे लिए कुछ करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। इसका फायदा क्या है? अगर कॉर्पोरेट हाउसेस ईबीएस के थ्रू मनी ट्रांसफर करना चाहती हैं पार्टीज को, तो उसका फायदा उनको क्या है? पॉलिटिकल पार्टी को तो पैसे मिल गए, लेकिन इन कॉर्पोरेट हाउसेस को क्या फायदा है? उनको फायदा ये है कि दे विल गेट सम इंफॉर्मेशन, दे विल गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। या जो पॉलिटिकल पार्टी अगर रेजिम में आ जाती है तो शायद ऐसा संभव है कि कुछ गवर्नमेंटल जो सेटअप है उसके पॉलिसीज के बारे में उनको कुछ जानकारी मिल जाती हो, शायद। ठीक है। दूसरा कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस को टैक्स का एग्जाम्पशन मिल जाता हो, टैक्स में उनको राहत मिल जाती हो, तो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग को बहुत जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्विड प्रो को बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉर्पोरेट हाउसेस, इस चीजों को हम लोग पहचान सकते हैं। अब मान लो कि किसी पार्टी के पास करोड़ों करोड़ रुपए आ रहे हैं और वो पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि जिसका वो मिसयूज कर सकती है, कहाँ पे? इलेक्शंस के जरिए। तो इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं अगर इतना पावर किसी पार्टी को दे दिया जाए तो ये संभव है कि वो पॉलिटिकल पार्टी पूरे के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। तो इसको रोकना जरूरी है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल किया गया है, तो इसका बेसिस क्या है? इस रिट पिटीशन में बोला गया है कि हर वोटर का ये अधिकार है, उसका राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है बेसिकली, अंडर आर्टिकल 19(1)(a), अंडर आर्टिकल 19(1)(a। क्योंकि हमें मालूम है कि जब पढ़ोगे क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वगैरह सारे एक्ट पढ़ोगे तो आपको फील हो जाएगा कि कहीं ना कहीं एक कैप लगाया गया है कि आपको इलेक्शन में कितने पैसों का खर्चा करना होगा। ठीक है, देयर इज अ लिमिट। लेकिन क्या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस लिमिट में, उस दायरे में रह के खर्च करती हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखो किसी एमपी का इलेक्शन हो रहा है तो एक एमपी के कैंडिडेट, मतलब कि एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एक विधायक हो, चाहे एक छोटे लेवल का ही चुनाव का जो कैंडिडेट है वही क्यों ना हो, ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं उस लिमिट को ये लोग वायलेट कर रहे हैं। लेकिन वायलेट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आ रहा है? इसी रास्ते से पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वोटर का भी अधिकार है क्या करने के लिए, कि वो भी ये जान सके
कि जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी के कैंडिडेट को मैं वोट करने जा रहा हूं और वो ये लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो ये कहां से आ रहा है? एवरी वोटर हैज गॉट दिस राइट टू नो, राइट टू नो। क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के जरिए हम लोग जानते हैं कि राइट टू नो इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, राइट टू नो। और ये हर वोटर का राइट है। किसके बारे में जानना? अपने कैंडिडेट के एंटीसीडेंट्स के बारे में जानना, उसके हिस्ट्री के बारे में जानना, ताकि वो अपने आप को एजुकेट कर सके कि इस कैंडिडेट को मैं वोट करूं कि किसको करूं, किसको करूं। तो अपने वोट को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए कहीं ना कहीं वोटर का भी वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। और वेल इन्फॉर्म्ड जब तक वोटर्स नहीं होंगे तब तक हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग अल्टीमेटली जा रहे हैं उस दिशा में जहां पे हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत ही स्ट्रांग करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, देखते हैं इस केस को, और अल्टीमेटली वो दिन आ ही गया 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमसली इस केस को डिसाइड किया और उसमें जजमेंट में ये बोला गया कि यस, ये जो ईबीएस है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईबीएस, ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी बात कि उसके थ्रू, ईबीएस के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, उनको इमीडिएटली रोका जाएगा। और ईबीएस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों? क्योंकि ये वायलेटिव है किस चीज का? राइट टू नो का। अब इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, इसका नाम ही नहीं है इसके ऊपर। तो मुझे, अगर मैं एक वोटर हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने खरीदा, कितना पैसा लगा? नथिंग। तो क्या एक वोटर को यह अधिकार नहीं है कि इसके बारे में जाने कि पार्टीज के पास फंडिंग कहां से आ रही है, इसके कैंडिडेट के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? जब इंफॉर्मेशन के पास पहुंचेगा ही नहीं तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसे हो पाएगी? इसलिए इसको कनेक्ट किया गया है आर्टिकल 19(1)(a) के साथ कि वोटर को यह जानना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, उसके कैंडिडेट्स इतने पैसे खर्च कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला कि ये जो एबीएस स्कीम है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इट वायलेट्स आर्टिकल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। क्यों? बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 19(1)(a। ये हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है फंडामेंटल, आर्टिकल 19(1)(a) में उसका वायलेशन है। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि ईवीएस के थ्रू जो भी बॉन्ड्स खरीदे जा रहे थे उनको इमीडिएटली रोका जाएगा। यस, मतलब कि सेल ऑफ जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी समझा कि ईबीएस है क्या और उसका इम्प्लीकेशन क्या था। परचेजर का नाम नहीं होना, ठीक है, और बैंक अकाउंट जो पॉलिटिकल पार्टीज का है उसमें पैसे का ट्रांसफर हो जाना, एटसेट्रा, और इन सभी चीज़ों का कनेक्शन होना हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं एक कमी आ रही थी। उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया इस जजमेंट में। और हमारे जो सीजेआई हैं, ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, वो भी इस बेंच के मेंबर रहे हैं। तो अगर आप इस जजमेंट को इलाबोरेट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू शुड रीड इट। बट ब्रीफली जो मैंने आपको एक आइडिया दिया है इस डिस्कशन में, इस प्रेजेंटेशन में, उस आइडिया को पहले आप इनकलकेट करें, उसको समझें, और फिर उस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।